देखा जा आज कक्षा 12वीं का अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, ऐसे तो नहीं बाला जा अंडर 10 10वां क्लास के अंदर के बाला जा, लेकिन जो बच्चा 12वीं के बाला जा 11-12 का उन्हें यानी कि पढ़े के रहला विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। जनसंख्या जो है जनसंख्या जन धन संख्या से मिलकर बना है। जन धन संख्या से मिलकर बना है। जन माने क्या होता है? लोग। जन माने लोग और संख्या माने संख्या, यानी लोगों के संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पॉपुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में इसको अंग्रेजी में पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन कहा जाता है। अब देखो, कोई भी देश या दुनिया भर के देश अपने देश के आबादी, अपने देश के लोगों की संख्या को जानने का प्रयास करता है। क्या कारण है? विकास के लिए। विश्व जनसंख्या, जो विश्व भर की जनसंख्या है, पूरे दुनिया की जो आबादी है, वह किस प्रकार से भूपृष्ठ पर, पृथ्वी पर किस प्रकार से फैली हुई है, किस प्रकार से मटी हुई है, और उसका क्या जनघनत्व है। घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या, उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और उसके बाद जो वृद्धि है, तो हम लोग जनसंख्या में वृद्धि और कमी को देखेंगे कि जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि कब होगा और उसमें कमी क्या होगी, या कमी कब होता है। तो सबसे पहले विश्व जनसंख्या को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग उससे भी पहले जो सबसे मूलभूत संरचना है उसको देखेंगे, जो हमारा पृथ्वी है। और पृथ्वी की जो मूलभूत संरचना है, क्या ऐसे कारण हैं कि जो आबादी है वो असमान रूप से बंटी हुई होती है। तो कुछ ऐसा कारण होगा। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं जिसको हम भौतिक कारण के नाम से जानेंगे, और कुछ ऐसे मानवीय कारण हैं जिस कारण से जो लोग हैं, एक जगह बहुत सघन आबादी पाई जाती है और कहीं एक जगह बहुत ही विरल जनसंख्या पाई जाता है, माने बहुत कम लोग रहते हैं। तो क्या ऐसा कारण है? तो हम लोग देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के सबसे प्राकृतिक जो स्वरूप हो उसको पढ़ेंगे, और जब उसके प्राकृतिक स्वरूप को पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले उसके बाद महाद्वीप पढ़ा देंगे, और महाद्वीप में भी सर्वाधिक आबादी वाला जो महाद्वीप है उसको बताएंगे, सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप के बारे में बताएंगे, और तब जा कर के हम विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पर बात करेंगे। जैसे हम कई बार बताते हैं कि ये हमारा जो है पृथ्वी है, ऐसा हमारा जो पृथ्वी है, हमने कहा कि पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। इसको कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से, मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और उसके बाद इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। हमने कहा कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। हम कहें कि 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। सब लोग को बताए हुए हैं पहले से भी कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जिसको हम विषुवत रेखा, जिसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है, तब भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो कई बार कहे कि इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और उसके बाद इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद हमने कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री जब उत्तर में जाएंगे तो हमको कौन सी रेखा मिलता है? 23.5 डिग्री अक्षांश जो कर्क रेखा, इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहेंगे इसको? मकर रेखा। इसको कहते हैं मकर रेखा। और कई बार बताने का प्रयास किए हैं कि याद रखिएगा कि भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा।
और भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य है? तो हम बोले हैं कौन कौन राज्य है, उसका क्रम हम कई बार कहते हैं कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, ऐसे याद कीजिए। कई बार कहे हैं कि पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, जैसे मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब और ये पश्चिम है। तो कई बार पूरब से पश्चिम कहेगा तो सबसे पहले वो ट्रिक बताते हैं कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये बहुत पुराना ट्रिक है, गमछा झार। अब क्या है, सबसे पहले मिजोरम से होकर के गुजरेगा, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है। कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, और उसके बाद तब जा कर के फिर हो गया पहला 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहें हैं इसको पहले हम पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब भी बताए हैं। अगर पश्चिम से पूरब कहे होंगे तो कहे होंगे कि पहले गुजरात आएगा, फिर उसके बाद राजस्थान आएगा, फिर उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद झारखंड छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद झारखंड आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर उसके बाद मिजोरम आएगा। और अगर पश्चिम से पूरब कहेगा, पूर्व से पश्चिम, तो पहले मिजोरम, पूर्व से पश्चिम में कहेंगे तो पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम में इसका क्रम है। सबसे पहले मिजोरम, फिर उसके बाद त्रिपुरा जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आएगा झारखंड, और उसके बाद झारखंड के बाद फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद फिर राजस्थान, फिर उसके बाद हो जाएगा राजस्थान के बाद गुजरात। जैसे 2-3 वो राज्य बताते हैं। भारत का 26वां राज्य, भारत का 25वां राज्य है गोवा। भारत का 26वां राज्य कहाँ है बच्चा? भारत का 26वां राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। याद नहीं है? नहीं बताए थे? छत्तीसगढ़ कब बना? 1 नवंबर 2000। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड 9 नवंबर कि भारत का 27वां राज्य हो जाएगा। 27वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। और उसके बाद फिर बिहार से अलग हुआ, 28वां राज्य बना। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड, बिहार से अलग होकर के झारखंड बना। और 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है ना? जनजातीय गौरव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस हमको याद है। उसके बाद भारत का 29वां राज्य भी, भारत का जो 29वां राज्य है वो कौन सा है? 29वां राज्य है तेलंगाना, जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। जो भारत का 29वां राज्य है किससे बना?
आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती, तेलंगाना का राजधानी हो गया हैदराबाद। ठीक है, तो ये 29वां राज्य है। तो हमने कहा कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब देखिए जो कर्क रेखा है इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और एक और रेखा है ये जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे इसको? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त आएगो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे बाबू? अंटार्कटिक वृत्त। यानी हमने कहा इधर देखो सब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहेंगे, इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। आज 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे की ओर आएंगे 23.5 डिग्री तो हमको मिलेगा मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। अब यहाँ उत्तरी, इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे और इसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब हमने कहा कि अक्षांश के बारे में जान गए, लेकिन हम एगो चीज़ और जानना चाहेंगे कि देखिए कटिबंध होता है, और कटिबंध जो है जनसंख्या के, है ना, जलवायु, या हम कह सकते हैं कि जनसंख्या को वितरित करने के लिए सबसे प्रमुख कारण जो है भौगोलिक कारण में जो सबसे प्रमुख कारण है वही है कटिबंध। 2 अक्षांशों तापमान के आधार पर अक्षांशों को कई भागों में बांटा गया है, जिसको हम शायद कटिबंध कहते हैं। अभी याद नहीं आ रहा है कटिबंध, जिसको अंग्रेजी में जोन कहा जाता है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो सर्वाधिक आबादी है, यहाँ जो सर्वाधिक गर्मी होगा। और उसके बाद जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये जो है इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और सबसे ऊपर में जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उससे 90 डिग्री, यहाँ ना 90 डिग्री, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा या 90 डिग्री तक जो है ये दक्षिणी ध्रुव तक का जो इलाका है इसको कहते हैं हम शीत कटिबंध। तो सबसे जो आदर्श जलवायु है, जहाँ मनुष्य या जहाँ जनसंख्या का वितरण सर्वाधिक होता है, जहाँ लोगों का जनघनत्व ज़्यादा होता है, जहाँ लोग ज़्यादा पसंद बसते हैं, जहाँ लोगों को बसना ज़्यादा ठीक होता है, वह जो सबसे आदर्श जलवायु उनके लिए जहाँ पाया जाता है वो होता है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का। यानी 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त, जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों एक बराबर हो लगभग, यानी जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों एक बराबर होता है, माने न ज़्यादा गर्मी होगा न ज़्यादा ठंड होगा। और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो है और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, ये जो है ये लोगों के बसाव के लिए सबसे आदर्श जलवायु यहाँ पाया जाता है। और हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, जो भूभाग माने जो पृथ्वी पर भूभाग की भूमि का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है या पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसको हम कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं बाबू? उसको हम महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप, या इसी को हम महादेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेश। ढेर सारा देश को मिला दिए तो क्या बन गया? महादेश। तब पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई है, लिख देते हैं कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को
इकाई को महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। सबसे बड़ी पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप या महादेश कहते हैं। और पूरे पृथ्वी को कुल कितने महाद्वीप में बांटा गया है? 7। कुल कौ महाद्वीप? 7। उसका नाम भी बताए थे कि पहला जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप, दूसरा जो है इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा है यूरोप का है यूरोप, और चौथा जो है उत्तरी अमेरिका, और पांचवा हो गया दक्षिणी अमेरिका, और छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां जो महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका। अब हम कई बार पढ़ाए हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप माने सबसे अधिक आबादी एशिया, सबसे अधिक आबादी किस महाद्वीप का? एशिया, और सबसे कम आबादी निर्जन महाद्वीप जहाँ कोई जन नहीं है। यहाँ क्या होता है? यहाँ प्रयोगशाला है, यहाँ लोग रह करके क्या करते हैं? उस पर शोध कार्य करते हैं। यहाँ विभिन्न देशों का अपना प्रयोगशाला बना हुआ है, लेबोरेटरी है, जहाँ लोग रह करके वैज्ञानिक लोग रह करके क्या करते हैं? शोध कार्य करते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे सर्वाधिक आबादी वाला महाद्वीप एशिया, और सबसे कम आबादी वाला इसे कहता है अंटार्कटिका, है ना। ये निर्जन महाद्वीप है, यहाँ कोई लोग नहीं रहता। कौन लोग रहता है? तो यहाँ जो लोग रहते हैं वो वेधशाला में रहते हैं, प्रयोगशाला में रह करके क्या करते हैं कि इसको इस पर रह करके क्या करते हैं कि प्रयोगशाला में रह करके इस पर शोध कार्य करते हैं। विभिन्न देशों का अपना अलग अलग प्रयोगशाला बना हुआ है, भारत का भी प्रयोगशाला यहाँ बना हुआ है ना। दक्षिण गंगोत्री, और उसके बाद क्या क्या नाम था? एगो बताए थे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, उसके बाद भारत या इंडिया करके था कोई, 4 गो हो गया, और दूसरा हो गया मैत्री टू। अभी जो नया अभी करंट अफेयर्स में पढ़ाए थे कि अभी जो नया बनने वाला है उसका क्या नाम था? मैत्री 2 ना शायद, क्या नाम था उसका? पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, तीसरा था भारती, और चौथा है दक्षिणी मैत्री 2 अभी बनने वाला है, चौथा अभी जो बनेगा यहाँ दक्षिण। और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम कई बार बताए हैं कि इसको हम कहते हैं 5 जो है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका को। और ये जो है अंटार्कटिका का 98% जो भाग है यह बर्फ़ से आच्छादित है ना, बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए इसको हम स्वतः श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और इसमें गर्मी और सर्दी में इसका जो रूप है बदलता है, स्ट्रक्चर जो इसका बदलते रहता है, जिस कारण से इसको हम गतिशील या गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। और देखो, सभ्यता का पालना अगर पूछेगा, महाद्वीप से 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि अगर सभ्यता का पालना पूछेगा तो किसको कहेंगे? सभ्यता का पालना अगर कोई कहेगा कि बताइए सभ्यता का पालना किसे कहेंगे, तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसको कहते हैं? एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। और जो है मानव जाति का अगर पालना कहे तो मानव जाति का पालना किसको कहेंगे? तो मानव जाति का जो पालना है इसको हम अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। अंध महाद्वीप भी कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को, क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अब देखो एक चीज़ याद रखो, सभ्यता का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विश्व की जो 4 प्राचीनतम सभ्यताएं थी, जिसको जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के बीच विकसित हुआ है ना, और उसके बाद दूसरा था मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुआ, जिसको नील नदी का देन या नील नदी का वरदान कहते हैं। और तीसरा जो सभ्यता हुआ हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, जो भारत और भारत के पश्चिमोत्तर में विकसित हुआ। और चौथा जो सभ्यता है
चीनी सभ्यता यांग टिसिक्यांग नदी, हांगो नदी या यांग टिसिक्यांग नदी के किनारे विकसित हुआ। तो ये चारों जो सभ्यताएं हैं वो एशिया महाद्वीप में विकसित हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना। अब हमने कहा विषय क्या है, हमारा विषय है कि जो विश्व की जो जनसंख्या है वह किस प्रकार से वितरित है, विश्व की जो जनसंख्या है किस प्रकार से जो वितरित है, माने किस प्रकार से भूपृष्ठ पर, पृथ्वी पर किस प्रकार से भूभाग पर फैली हुई है ना। तो उसके बाद इसका जो वितरण है कैसा है, और दूसरा जनघनत्व कैसा है, और उसके बाद वृद्धि क्या है। हमने कहा कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान कहने का मतलब अलग अलग तरीके से, ऐसे समझिए, कहीं जो आबादी है सर्वाधिक है और कहीं जो आबादी है कम है, यानी कहीं क्षेत्रफल अधिक है तो वहाँ आबादी कम है, और कहीं आबादी अधिक है तो वहाँ क्षेत्रफल कम है। यह जो असमान वितरण है इसका क्या कारण क्या है, इसका जो असमान वितरण का क्या कारण है, तो इसका बहुत सारा कारण है। भौगोलिक कारण भी है और बहुत सारा सामाजिक और आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी है, जिससे कि जो आबादी है असमान रूप से वितरित है। और एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में एक कथन है, जॉर्ज बी क्रेसी का एक कथन है। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि बहुत अधिक स्थानों पर, है ना, जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के परिप्रेक्ष्य में ऐसा बात कहा था। जॉर्ज बी क्रेसी का क्वेश्चन 12वीं क्लास में कथन के रूप में दे देगा कि जॉर्ज बी क्रेसी का कथन क्या है। तो जॉर्ज बी क्रेसी एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि बहुत अधिक क्षेत्रफल या बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में किसने कहा? जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है कि विश्व की जनसंख्या समान रूप से वितरित है, मैंने अलग अलग तरह से वितरित है। कहीं जनसंख्या अधिक है तो कहीं जनसंख्या कम है, माने कहीं आबादी सघन है तो कहीं आबादी विरल। सघन माने जहाँ आबादी अधिक है, क्षेत्रफल कम है, आबादी अधिक, उसको सघन कहेंगे। माने जहाँ आदमी सट के रह रहा है, जहाँ आदमी बहुत क्षेत्रफल कम है और आबादी अधिक है। जैसे हम लोग देखिए, दुनिया विश्व को छोड़ दीजिए, हम यहाँ विश्व लिखे हैं, इसको विश्व छोड़ दीजिए, हम लोग अपने ही देश की बात करें तो मुंबई महानगर में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, बड़े बड़े महानगरों में आप जाइए तो वहाँ क्षेत्रफल कम है लेकिन लोगों के रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, वहाँ अधिक है। उसी प्रकार से विश्व के जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ये कह रहा है कि जहाँ अब क्षेत्रफल कम है, आबादी बहुत अधिक है। कई ऐसा जगह है जहाँ क्षेत्रफल बहुत कम है और आबादी अधिक है, और कई जगह ऐसे हैं जहाँ आबादी बहुत कम है, निर्जन है, जहाँ लोग नहीं रहते हैं, एकदम विरल जनसंख्या जहाँ पाया जा रहा है, और क्षेत्रफल वहाँ क्या है, बहुत अधिक। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में चले जाइए, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए और पठारी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ आबादी का है कम है और क्षेत्रफल अधिक है। मरुस्थल में लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, पठारी क्षेत्रों में लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में चले जाइए वहाँ आबादी अधिक है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के लिए जो मूलभूत आवश्यकता, जो मूलभूत जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उनकी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो उनको आसानी से जहाँ मिलेगा लोग वहाँ ही रहेंगे। उनकी जो आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो सारी चीज़ें उनको जहाँ सहूलियत है, जहाँ उनको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो लोग वहाँ ही रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए लोग उसके आधार पर ही बटे हुए हैं। तो कुछ ऐसे भौगोलिक कारण भी हैं, कुछ आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं, कुछ राजनीतिक कारण भी है, जैसे धार्मिक कारण भी हैं। जैसे बनारस की बात करें तो धार्मिक कारण है, कुछ इसका धार्मिक महत्व है जिस कारण से लोग यहाँ अधिक रहते हैं। अब सांस्कृतिक कारण, जैसे जैसलमेर राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ लोग भी अधिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आधुनिक इतिहास वहाँ है। अब वहाँ बहुत सारे लोगों को, वहाँ जो है बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। राजनीतिक कारण भी होता है, जैसे कहीं राजनीतिक अस्थिरता होता है जिस कारण से लोग वहाँ नहीं रहते हैं, और कहीं राजनीतिक स्थिरता है, अच्छी कंडीशंस में है तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से लोगों की जो जनसंख्या है सघन और विरल
पाई जाती है। जहाँ आबादी क्षेत्रफल कम है, आबादी अधिक, सघन जनसंख्या हो गया। कई सारे ऐसे कारण हैं जहाँ लोग क्षेत्रफल अधिक होने के बाद भी लोग वहाँ नहीं रहते हैं, उसको विरल जनसंख्या कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष कारक क्या। अपकर्ष कारक कुछ ऐसे कारक होते हैं जिस कारक को देख करके लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसको अपकर्ष कारक कहेंगे। प्रतिकर्ष कारक होता है जिसको देख करके लोग, जिस कारण से लोग उस क्षेत्र विशेष को छोड़ करके लोग किसी दूसरे क्षेत्र विशेष की ओर प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं। प्रवास का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र विशेष की ओर जाना, उसको प्रवास कहते हैं। उद्गम होता है, गंतव्य होता है। उद्गम जहाँ से लोग गए, उद्गम हो गया। जहाँ लोग जाकर के बस गए उसको गंतव्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से जा कर के किसी शहर में, महानगर में जा कर के बस गए, तो हम जहाँ से गए ये हमारे लिए उद्गम है। आज जहाँ जा कर के हम बस गए उसको गंतव्य कहेंगे, है ना। प्रतिकर्ष या अपकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक हो गया जिस कारणवश से हम अपने जगह को छोड़ करके किसी दूसरे जगह जा रहे हैं। अपकर्ष कारक ऐसे कारक हो गए जो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको जो है कि रोजगार की बेहतर सुविधा होगी जहाँ हम जाएंगे, मूलभूत आवश्यकताएं जहाँ आसानी से उपलब्ध होंगी वहाँ जाएंगे, नल जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जहाँ बेहतर होगा लोग वहाँ रहेंगे, है कि नहीं। शैक्षणिक व्यवस्था जहाँ अच्छा होगा लोग वहाँ रहेंगे। चिकित्सक व्यवस्था यानी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जहाँ होगा लोग वहाँ रहेंगे। रोजगार की सुविधा जहाँ होगा लोग वहाँ रहेंगे, है कि नहीं। और जो है और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तो संख्या में घनत्व वितरण का क्या कारण है? भौगोलिक और कारण भी हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक कारण भी, बहुत सारे कारण हैं। हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे। घनत्व क्या है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में लोगों या निवासित लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला भी होता है। जनसंख्या घनत्व बराबर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या इसका मतलब होता है कि जनसंख्या घनत्व बराबर होगा कि कुल जनसंख्या बट्टे में कुल क्षेत्रफल। फॉर्मूला भी होता है, इसको भी याद रखना चाहिए। 12वीं क्लास में फॉर्मूला भी दे देगा कि कुल घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है। जैसे हम लोग भारत के जनघनत्व की बात करेंगे तो भारत में हम जनघनत्व की जब बात करते हैं तो बिहार का जनघनत्व सबसे अधिक 1106 है 2011 के जनगणना के अनुसार। जब 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, 17। क्या है वहाँ? 17। यानी प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या यहाँ कितना? 1106 है। और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या कुल कितना है? नहीं, 17 हुई है बच्चा। हमरे पूरा याद है बाबू कि 17 है। अब जानते हो भुला भी जाइला। और भारत का जनगणना तो अगर पूछ दे तो ये भी हो सकता है, जैसे 1106 और 17 है। बहुत बढ़िया, हमको याद था। हाँ, उसके बाद भारत का जनगणना तो भी पूछ सकता है। पहले 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, अब हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1000 वर्ग किलोमीटर में भारत में पहले 2001 में जब जनगणना हुआ तो उस समय भारत में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 325 था। अभी हो गया 2011 के जनगणना के अनुसार 382, है ना। तो घनत्व क्या है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की। अब जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, भारत में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में निवासित लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वैसे ही हम विश्व में देखेंगे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि क्या ऐसे कारण है कि जहाँ लोग अधिक रह रहे हैं, जहाँ सघन जनसंख्या है और वहाँ सघन जनसंख्या है भी, तो वहाँ प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है? ठीक है। और विरल जनसंख्या जैसे कहता है कि सर्वाधिक आबादी एशिया महाद्वीप में 60% आबादी एशिया महाद्वीप में होता है। उसमें भी कहता है कि विश्व की जो 90% आबादी है वह बस खाली 10% भूभाग पर रहती है। 90%, विश्व का जो 90% जो जनसंख्या है वह 10% क्षेत्रफल पर निवास करता है। और विश्व का 10% जो आबादी है, 10% जो आबादी है वह 90% क्षेत्रफल में रहता है। सोचिए, 90 और 10 का रेशियो है। यानी हम कह रहे हैं कि जो 90% आबादी है वह सिर्फ विश्व के 10%, धरती के 10% क्षेत्रफल पर रह रहा है। पृथ्वी के खाली 10% क्षेत्रफल पर 90% आबादी रह रहा है। कितना? 90% आबादी खाली 10% क्षेत्रफल पर रह रहा है। 10%।
पूरे पृथ्वी के 10% क्षेत्रफल पर 90% आबादी निवास करता है। और 10% आबादी 90% क्षेत्रफल पर निवास, कितना उल्टा हो गया। कोई एक आदमी है जिसको 100 में 90 को खेत दे दिए, 90 को घर दे दिए, एक आदमी को, 10 आदमी को, ऐसे समझिए। कहीं 10 आदमी को, कहीं 90 आदमी को 10 आदमी घर में रख दिए। 10 आदमी, ऐसे समझिए कि 10 आदमी है, 10 आदमी है, इन 10 आदमी को हम 90 को घर दे दिए, 90 को घर, यानी 10% क्षेत्रफल में 90% लोग रह रहे हैं। यानी ऐसे समझिए कि जो 10%, जो 10 आदमी है, ये 90 घर में रहेगा। कौ घर में 90, जो 90% आबादी है वो 10% क्षेत्रफल में रहेगा। कितना जो है कि असमान वितरण है पूरे विश्व में, दुनिया में लोगों की जो आबादी है किस प्रकार से असमान रूप से वितरित है ना, असमान रूप से वितरित है, माने असमान रूप से बंटा हुआ है, फैला हुआ है, छिन्न भिन्न है। कहीं आबादी सघन है, कहीं आबादी विरल है, कुछ कारण है। अब हमने कहा कि जो सघनता का क्या कारण है, विरलता का क्या कारण है, अपकर्ष कारक क्या है, प्रतिकर्ष कारक क्या है, उद्गम क्या है, गंतव्य क्या है, ये सब भी चर्चा करना होता है। घनत्व भी बताए कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जैसे हम लोग जब महाद्वीप पढ़े हमने कहा ये बताया, तो आप देखिएगा एशिया अफ्रीका का 70% लगभग क्षेत्रफल जो है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये सारा जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। कौन कौन बताए? एशिया अफ्रीका का 70% क्षेत्रफल लगभग, यूरोप, पूरा यूरोप और उत्तरी अमेरिका का पूरा जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी अमेरिका का लगभग 20 से 25% क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में। बचा कौन? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो 90% जो आबादी है वो कहाँ है? 80 से 90% आबादी है उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे समझिए। अच्छा, जॉर्ज बी क्रेसी का क्या कथन था कि विश्व की जनसंख्या समान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या के वितरण प्रारूप के संबंध में, वितरण प्रारूप के संबंध में ऐसे ही, जैसे में जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि एशिया की जो जनसंख्या, एशिया महाद्वीप, सब लोग इधर देखिए ध्यान से, कि एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है इसके वितरण पर जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा कि एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वह किस प्रकार से बटी हुई है। 90% क्षेत्रफल पर 10% लोग, माने नहीं ऐसा, सॉरी, बहुत अधिक आबादी बहुत कम क्षेत्रफल में रह रहा है। बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत अधिक जो आबादी है, बहुत कम क्षेत्रफल, और बहुत कम आबादी बहुत अधिक क्षेत्रफल में रह रहा है। और ऐसा ही प्रतिरूप विश्व में भी है। ये सिर्फ एशिया महाद्वीप के लिए भी ठीक है, और एशिया महाद्वीप के अलावा और भी जो महाद्वीप हैं उनमें भी यही चीज़ें पाई जा रही हैं। यही जो पैटर्न है, यही जो प्रतिरूप है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। यही नहीं होता है कि कोई चीज़ को देख करके हम भी वैसा ही करने लगे तो उसको प्रतिरूप कहते हैं, पैटर्न कहते हैं, कि माने ये मेरे ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम इस तरह से पढ़ाते थे तो वो भी ऐसे ही पढ़ा रहा है, हम ऐसे करते थे तो वो भी ऐसे ही कर रहा है। तो प्रतिरूप को फॉलो करना माने उस पैटर्न को फॉलो करना। अब यहाँ जॉर्ज बी क्रेसी का जो कथन है, उसके बाद जनसंख्या वितरण शब्द का क्या अर्थ होता है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, यानी किस प्रकार से लोग फैले हुए हैं। अब मोटे तौर पर विश्व की जो जनसंख्या है 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। 90% जो जनसंख्या है इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है, और 10% जो जनसंख्या है इसके 90% स्थल भाग पर निवास करता है। यानी विश्व का जो 90% आबादी है उसके 10% क्षेत्रफल पर रहता है, और 10% जो आबादी है वह 90% स्थल भाग पर रहता है। ये बात है। उसके बाद विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में, हाँ, विश्व के 10 कुल सर्वाधिक आबादी वाले देश, सबसे अधिक आबादी वाले जो देश हैं विश्व के कुल 10,
10 ऐसे देश हैं जिसमें 90% आबादी निवास करता है। खाली 10 गो ऐसा देश है विश्व में, 10 गो ऐसा देश है जहाँ 90% आबादी निवास करता है। खाली 10 ऐसा देश, समझिए। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश पहले कौन सा था? चीन। अब कौन हो गया? भारत। अभी भारत है। अभी जो जनगणना हो रहा है इसके अनुसार जो डाटा आएगा देखना, भारत की जो आबादी है वो चीन से भी आगे निकल जाएगी। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी था 121,58,977। विश्व के जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत? 17.5%। विश्व के जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत? 17.5%। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत? तो 2.42%, है ना। ये भारत का क्षेत्रफल और भारत का आबादी है। इसमें एगो बात है कि विश्व के 10 ऐसे देश हैं जहाँ 90% आबादी रहता है। उसमें से एशिया महाद्वीप का 6 गो है, लेकिन हम मिलाए हैं उसमें 5 ही गो ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में है। 6 गो देता है। NCERT के किताब में लिखा है कि उन 10 देशों में से जो 10 देश है जिसमें 90% विश्व का जो 90% आबादी रहता है, जो 10 ऐसे देश हैं, 10 ऐसे देश हैं जिसमें 90% विश्व का जो 90% आबादी जिन 10 देशों में रहता है, उन 10 देशों में NCERT कहता है कि 6 देश भारत में है। लेकिन हम उसमें से देखें तो उसमें 5 ही देश मिला जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत में बोल रहे थे क्या? हाँ, सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि जो 10 देश हैं जिसमें विश्व के 90% आबादी जिन 10 देशों में रहता है, उनमें से कुल 6 देश NCERT कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद कराए हैं ना कि NCERT का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अभी जो बिहार में भी जो किताब चल रहा है वो NCERT से चल रहा है। NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इससे पहले जो SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसमें भी हम बताए थे। तो NCERT के अनुसार कहता है उनमें से जो 6 देश हैं वो एशिया महाद्वीप में। 10 देशों में से 6 देश कहाँ हैं? एशिया महाद्वीप। और वो जो 10 देश है उसका नाम भी हमको पता है। पहले था चीन, दूसरा पर भारत, तीसरा पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर उसके बाद शायद ब्राज़ील, है ना। हम लिख के भी रखे थे, थोड़ा भूल गए हैं, बहुत दिन हो गया पढ़ाते तो भाई भूलिए ना जाएंगे, है ना। पहला उस समय किताब में दिया है, पहला पे चीन, दूसरा पे भारत, तीसरा पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा पे इंडोनेशिया और 5वां पे ब्राज़ील, 6वां पे पाकिस्तान, एक चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। तो चीन भारत में है, एशिया महाद्वीप में है। भारत भी एशिया महाद्वीप में है। इंडोनेशिया भी एशिया महाद्वीप में है। पाकिस्तान भी एशिया महाद्वीप में है। उसके बाद बांग्लादेश भी एशिया महाद्वीप में है। रूस यूरोप महाद्वीप का देश है। रूस का राजधानी मास्को। और रूस का मुद्रा रूबल। रूस का मुद्रा रूबल। अब मैक्सिको उत्तरी अमेरिका देश है। मैक्सिको एक खाड़ी देश है। मैक्सिको का राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। रूस नहीं, रूस है ना। अच्छा, कंफ्यूजन है, देख लेंगे। लेकिन रूस हम पढ़े ना तो उसमें हम देख रहे थे तो वो यूरोप महाद्वीप में दिखा रहा था, है ना। तभी लूसेंट में तब गलती दिया है, खोज के हम पढ़ रहे थे एक दिन। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। ये जो 10 देश है, इन 10 देशों में विश्व का 90% आबादी रहता है। कुल कितना? 90%। कितना? 90% आबादी इन 10 देशों में रहता है। सॉरी, कुछ गलती हो गया। 60% आबादी, जो 60% आबादी है वह विश्व के कुल कितने? 60% जो आबादी है वह कुल कितने देश, कुल कितने? 60% जो आबादी है वह कुल कितने?
विश्व के कुल 10 देशों में, सर्वाधिक आबादी वाले कुल 10 देशों में 60% आबादी निवास करता है। उनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप में, कुल के कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में 6 महाद्वीप। अब इसमें बात जनघनत्व बताए हैं। जनघनत्व क्या है? प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। जनसंख्या घनत्व यह क्या है? ये तो समझ में आ ही गया। ये है लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। और विश्व की जो जनसंख्या असमान वितरित है, इसका क्या कारण है? तो हमने भौगोलिक कारण बताए थे, जल की उपलब्धता। चूँकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं, मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, चीनी सभ्यता पढ़ते हैं, तो ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो प्रमुख रूप से नदी और नदियों के सहायक नदियों के किनारे ही विकसित हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों के किनारे ही विकसित हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो नदियों के किनारे ही विकसित होने का प्रमुख कारण क्या था? कि पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता, जब पानी की उपलब्धता आसानी से रहेगा तो खेती करने में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, है ना, यातायात में, और पानी पीने की उपलब्धता भी आसानी से होगी। दूसरा कारण है भू आकृति। जो भूमि है, जो पृथ्वी की जो आकृति है, जो भौतिक संरचना है, जो भौतिक स्वरूप है, जैसे पृथ्वी आप लोग देखते होंगे, नोट करते होंगे कि कहीं जो पृथ्वी है वह पहाड़ के रूप में है, कहीं पठार के रूप में है, कहीं पर्वत के रूप में, चोटी के रूप में है, तो कहीं जो है समतल मैदान के रूप में, मैदानी क्षेत्र के रूप में, कहीं मरुस्थल के रूप में है। तो ये कारण भी है जिस कारण से लोग मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मरुस्थलीय, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते, कम ही लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है ना। और एक और कारण है जलवायु। तो जलवायु एक प्रमुख कारण है, इसीलिए हम यहाँ ये बताए उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये जलवायु वाला जो कारण था इसलिए बताए कि हमने कहा कि 23 डिग्री या 22 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का जो 23.5 डिग्री से 66 डिग्री और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो इलाका है, उस क्षेत्र विशेष में या वो जो जलवायु है वो लोगों के रहने के लिए आदर्श जलवायु है, जहाँ लोगों की आबादी अधिक है या सघन आबादी पाई जाती है। उसके बाद मृदाएँ हैं, मिट्टी है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ अधिक होगा वहाँ लोगों का जमावड़ा ज़्यादा होता है खेती करने के लिए। और जो है आर्थिक कारक हम बताए थे, सामाजिक और आर्थिक कारक। सामाजिक, जहाँ जो समाज शांत होगा, जो समाज में भेदभाव नहीं होगा, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, शांति होगा, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। आर्थिक कारण है, आर्थिक में जहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े थे ना 10वां में। आर्थिक क्रियाकलाप में है कि वो सभी काम या वैसे क्रियाकलाप जिससे हमें क्या मिले, पूंजी, पैसा, धन, वो आर्थिक क्रियाकलाप है ना। तो उसी तरह से आर्थिक कारण क्या है कि माने जहाँ रहें वहाँ हमको रोज़गार मिले, समझ गया कि नहीं। तो वैसे जगहों औद्योगिक, वहाँ जहाँ उद्योग है, जहाँ खनिज है, वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा और वो उनसे पैसा कमाएंगे। तो इस कारण से भी लोग वहाँ रहते हैं। औद्योगिक कारण, उद्योग धंधा जहाँ होगा, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, वहाँ लाखों लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। अब बिहार में कहता है ना, कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो है आवाज़ उठाता है ना कि यहाँ बिहार में कोई औद्योगिक, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आबादी अधिक है लेकिन कोई रोज़गार नहीं है, जिस कारण से लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए। तो जहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं लोग वहीं रहेंगे, वहीं काम करेंगे, वहीं पैसा कमाएंगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि क्या है? देखिए जनसंख्या वृद्धि और कमी में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब ये है कि जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय ये है, वृद्धि या में बदलाव का क्या मतलब, बदलाव क्या होता है? जैसे जनसंख्या जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करता है। एक कारण प्रवास भी है। जनसंख्या में वृद्धि और कमी कब होगा? ये जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये पढ़ना होता है कि प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को जन्म दर या उसके बाद मृत्यु दर होता है,
जन्मे बच्चों पर कुल कितना बच्चा मर गया उसको मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास भी होता है कि कितना सारा लोग एक जगह को छोड़ करके कोई दूसरे जगह जा करके बस गया, प्रवास कहते हैं। इसमें हम कहे कि प्रवास को अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक भी बताए और उद्गम और गंतव्य स्थान भी बताए। थोड़ा सा ही बताए लेकिन अभी हम कम ही बता रहे हैं क्योंकि हमको ये वीडियो भेजना है कहीं, भाई समझिए रहे हैं आप लोग, तो उतना काहे डीपली जाएंगे, 2-4 दिन पढ़ाना है ये सब। तो ये समझने की चीज़ें ये है कि प्रवास जो होता है ये ऐसे होता है कि गांव से नगर की ओर, गांव से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर जैसे हम लोग हैं गांव में रह रहे हैं, हम एक गांव को छोड़ करके कोई दूसरे गांव की ओर गए तो गांव से गांव प्रवास हुआ। गांव से नगर की ओर हम दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए तो गांव से नगर की ओर, फिर नगर से गांव, नगर से गांव और नगर से नगर। मान लीजिए हम मुंबई रह रहे हैं, हम दिल्ली चले आए तो नगर से नगर। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ना है। और उसके बाद अशोधित जन्म दर आता है वो शब्द। अशोधित का मतलब होता है बिना कोई बदलाव के। अशोधित का क्या मतलब होता है? अशोधित का मतलब होता है बिना कोई बदलाव के, बिना कोई संशोधन के, ठीक है, जो है जिस तरह है उसी तरह। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो जनसंख्या परिवर्तन के परिवर्तन माने बदलाव, घटक माने फैक्टर। जनसंख्या परिवर्तन के क्या घटक है, कौन कौन से घटक है जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होगा? तो हमने कहा जन्म दर, जब जनसंख्या जन्म दर अधिक होगा, जन्म अधिक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जैसे भारत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसकी आबादी बढ़ रही है ना। और उसके बाद एगो होता है मृत्यु दर, क्या है? मृत्यु दर। उसके बाद प्रवास, अभी बताए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर क्या है? प्रति 1000 महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को, बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। उसी तरह से आता है अशोधित मृत्यु दर, है ना। अशोधित मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर में क्या है? अशोधित जन्म दर क्या बताएं अभी? अशोधित जन्म दर क्या है? प्रति 1000 पुरुष महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए कुल बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाएगा। जन्म दिया गया बच्चा अशोधित जन्म दर कहलाता है। और उसके बाद अशोधित मृत्यु दर होता है किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया गया। प्रति 1000 बच्चों में कितना बच्चा कुल मर गया, उसी को हम अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान, किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्र विशेष में किसी एक जगह में, किसी निश्चित जगह में प्रति 1000 बच्चों द्वारा जनसंख्या के पीछे मृतकों की कुल संख्या कितनी होती है, माने कुल कितने बच्चे मर गए, माने किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 बच्चों द्वारा या प्रति 1000 बच्चों में, है ना, प्रति 1000 बच्चों में जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास बता दिए, प्रवास बताए ना अभी, प्रवास क्या है अभी बताए कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जन्म और मृत्यु दर के अलावा एक और कारक है जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या बढ़ता है, घटता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको धनात्मक कहेंगे, जनसंख्या घटेगा तो उसको ऋणात्मक कहेंगे। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको धनात्मक वृद्धि कहेंगे, घटेगा तो उसको ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे, उसको धनात्मक और ऋणात्मक कहेंगे। अच्छा बताओ, उद्गम क्या है? वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, माने जहाँ से लोग जाते हैं उसको उद्गम कहेंगे। आज जहाँ लोग जा करके बसते हैं, जहाँ लोग जाते हैं, पहुँचते हैं, उसको गंतव्य कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? गंतव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? गंतव्य कहेंगे, है ना। उद्गम किसको बढ़ाएगा? उद्गम किसको बताएगा? जहाँ से लोग जा रहे हैं उसको क्या कहे, उस क्या बताएगा? वो जनसंख्या में कमी को बताएगा। और गंतव्य क्या बताएगा? जनसंख्या में वृद्धि को बढ़ाएगा, बताएगा। जैसे मान लीजिए उद्गम का मतलब है कि यहाँ से हम छोड़ करके कहीं दूसरे जगह गए, तो यहाँ से गए तो यहाँ आबादी कम होगा ना, तो यहाँ जनसंख्या में कमी हुआ। जहाँ जा करके बस गए वहाँ जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा, इसलिए वो जनसंख्या में वृद्धि को बताता है। ठीक है। प्रवास कई तरह का होता है, जैसे अस्थाई, अस्थाई और मौसमी। अस्थाई का मतलब परमानेंट, हमेशा के लिए चले गए। अस्थाई माने टेम्परेरी। अब मौसमी माने किसी निश्चित मौसम के लिए। जैसे अस्थाई का मतलब क्या है कि हम यहाँ रह रहे हैं,
और कहीं हम किसी दूसरे देश विदेश या प्रदेश में जा कर के जगह ले करके जड़ जमीन घर द्वार बना करके बस गए, तो वो हो गया अस्थाई प्रवास। हम हमेशा के लिए वहाँ चले गए। अस्थाई किसी कारणवश हम जा कर के अपने क्षेत्र विशेष को छोड़ करके किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, उसको अस्थाई कहेंगे, है ना, टेम्परेरी। जैसे नौकरी लग गया, हम यहाँ रह रहे हैं और नौकरी लग गया तो हम जा कर के किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में रहने लगे, फिर जब नौकरी ख़त्म हो जाएगा या जब हमको छुट्टी में तो फिर यहाँ चलेंगे, मतलब अस्थायी रूप से वहाँ रहे, टेम्परेरी। और मौसमी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी बिहार है, अभी बरसात का मौसम आ रहा है, तो अभी देखिएगा कि बहुत सारे बाहर में रहने वाले जो प्रदेश में कमाने वाले लोग हैं वो भी आ जाएंगे अभी यहाँ। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ रोजगार मिलेगा, अभी खेत में काम लगेगा तो रोपनी में काम मिलेगा, धान के रोपनी में। और जब यहाँ से फिर अभी काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से लोग भाग करके फिर दूसरे देश राज्य दूसरे शहर और महानगर में जा कर के लोग काम करेंगे। तो उसको मौसमी एवं इकोनॉमिक्स में एक शब्द है मौसमी बेरोजगारी, है ना, किसी मौसम विशेष में जो बेरोजगारी है। उसी तरह से यहाँ मौसमी प्रवास भी होता है, माने किसी मौसम विशेष में लोग एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो मौसमी प्रवास भी होता है। प्रवास 3 तरह का, कौची, अस्थाई, अस्थाई और मौसमी। और कैसे कैसे? गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव। बताए ना कि लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डालेंगे देखेंगे। गांव से गांव, अरे होगा ना, उतना क्या टेंशन लेना अरे लोग कहाँ जाएंगे? अरे गांव से गांव, गांव से गांव, उसके बाद गांव से नगर की ओर जाएंगे, नगर माने शहर की ओर, टाउन की ओर जाएंगे, फिर नगर से गांव की ओर जाएंगे, नगर से गांव की ओर, और नगर से नगर की ओर। ठीक है, नगर की ओर, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव, नगर से नगर। ठीक है ना। प्रतिकर्ष कारक, कुछ ऐसे कारक जो अपनी ओर से जनसंख्या को क्या करता है, ढकेलता है, भगाता है। कुछ ऐसे कारण होंगे जिस कारण से लोग उस क्षेत्र विशेष को छोड़ करके कोई दूसरे क्षेत्र विशेष की ओर बसना शुरू कर देगा। क्या कारण है? बेरोजगारी है, अशिक्षा है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, प्रतिकूल जलवायु है ना, प्रतिकूल जलवायु है ना, गर्मी अधिक होगा, सर्दी अधिक होगा, राजनीतिक अस्थिरता है, पार्टी बदल रहा है, दंगा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, धार्मिक उन्माद है ना, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं होता है, तो धार्मिक उन्माद के कारण भी लोग क्या करता है। जैसे हम लोग देश का जब विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उस समय हमारे देश और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय जितने भी भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे उनको डर लगने लगा। और क्योंकि यहाँ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, ऐसा कहा जाता है, एवं ऐसा लोगों का सोच रहा उस समय, और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना, तो जो यहाँ भारत में रहने वाले जो मुस्लिम थे उनको डर लगने लगा, और पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे उनको वहाँ डर लगने लगा कि यहाँ जो है मुस्लिम है वो हमको मारेंगे और यहाँ हिंदू जो है हमको मारेंगे। तो ऐसा जो धार्मिक उन्माद ऐसा ही होता है। और उसके बाद जो है प्राकृतिक विपदाएँ हैं, नेचुरल डिजास्टर होता है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है ना, और उसके बाद भूकंप है, तो ये सब प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर होता है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, अपकर्ष कारक, जो ऐसे कारक जिस कारण से लोग उस क्षेत्र विशेष को छोड़ करके वहाँ जाके बस रहे हैं, जहाँ वहाँ आकर्षित होना, आप खींच रहा अपनी ओर, क्या रोजगार की अच्छी दशाएं होगी, काम के बेहतर अवसर होगा, रहन सहन की अवसर अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व है ना, स्थायित्व माने स्थिरता, स्थिरता है ना, सुरक्षा और अनुकूल है। हाँ, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, हम इसको, ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगा, जीवन की भी सुरक्षा और संपत्ति की भी सुरक्षा, हमारी भी सुरक्षा है, और हमारे पास जो संसाधन है, हमारी जो संपत्ति है उसकी भी सुरक्षा है। तो जीवन और संपत्ति की जहाँ सुरक्षा होगी, जहाँ रहन सहन की उच्च दशाएं होगी, जहाँ रोजगार का अवसर होगा, जहाँ शैक्षणिक सुविधाएं होगी, जहाँ शांति व स्थायित्व होगा, तो लोग वहीं ना बसेंगे। तो ये सारा चीज़ है। इसके बाद अब रहने देते हैं, फिर अब कल पढ़ाएंगे। इतना समझ गए ना आप लोग? समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसको याद रखना है। इसको भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, इसके बाद जो है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में जाएंगे तो उत्तरी गोला, नीचे में जाएंगे तो दक्षिणी गोला, इसके ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा को आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त, और यहाँ जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है ना। उसको नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना। हमने कहा लुसेंट एगो किताब है, देखो कर ले जा कितना बहुत बढ़िया किताब है लुसेंट। वहाँ देखो जा ना तो वहाँ 4 गो मटले हुआ सन, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये भी पढ़ा दिए है ना, पढ़ाए है ना। उष्ण कटिबंध होता है 0 डिग्री से शायद हमको लगता है 15 डिग्री या 30 डिग्री है क्या, 30 डिग्री शायद है, शायद ऐसा ही कुछ वो कॉपी पर बनाए थे वो, 0 डिग्री से 30 डिग्री। हाँ 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में और दक्षिण में उष्ण कटिबंध, 30 डिग्री से 45 का उपोष्ण कटिबंध, और 45 से 60 शीतोष्ण कटिबंध, 66 45 से 66 शीतोष्ण, और 66 से 90 शीत कटिबंध। इलुसेंट ऐसे 4 गो भाग में बांट दिया। कटिबंध क्या है, कटिबंध नहीं बताए क्या, कटिबंध बताए कि नहीं बताइए, बताओ जा। कटिबंध भी आसान चीज़ है, इसको भी याद कर लेना चाहिए। कटिबंध भी हम बताए होंगे कि कटिबंध क्या है। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, इन भागों को कटिबंध कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध को, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अंग्रेजी में उसको जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको जोन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए। सब लोग चलिए, ठीक है। हाँ।